गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे कल सामंत प्रथा पर। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि किस तरह राजा से जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सामंत प्रथा। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये सामंत प्रथा कुलीय परंपरा पर आधारित थे। ठीक है, और हम लोगों ने भी जाना था कि मध्यकाल में जब मुसलमान आए थे तो मुसलमानों ने जिस तरह मनसबदारी प्रथा को आरंभ किया था, उसी तरह राजस्थान के राजपूतों ने मुगलों की मनसबदारी प्रथा के आधार पर अपने सामंतों को कई श्रेणियों में बांट दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में सामंतों की जो श्रेणियां या जो प्रकार थे उनके बारे में भी चर्चा की थी, और आज हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सामंत प्रथा के अर्थ के बारे में जाना, सामंतों की श्रेणियों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि राजा के जो सामंत होते थे इनको कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, तो बात करते हैं सामंतों के विशेष अधिकारों के बारे में कि उनको जो हम लोगों ने जाना था कि राजा के बराबर का पद होता था, लेकिन इस बराबर वालों में राजा थोड़ा ऊंचा होता था। राजा के समान बराबर पद रखने वाले सामंतों को राज्य में कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए थे। देखिए, जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे उन्हें अपने सिक्के ढालने का अधिकार होता था। सिक्के ढालने का मतलब है कि जब उनके एरिया में सिक्के बनते थे तो वहां पर उसको अपनी आकृति या फिर अपना कोई चिन्ह बना देने का हक था। तो प्रथम श्रेणी के सामंतों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके अलावा जब ये सामंत राजा के जो सामंत होते थे इनको इनकी पद और प्रतिष्ठा जो जिस भी श्रेणी में आते थे उसी श्रेणी के हिसाब से इन्हें क्या मिलता था, सम्मान मिलता था। अगर कोई बड़ा सामंत है तो उसे ज्यादा सम्मान मिलता था। जैसे हम लोगों ने जाना था कि जो राठौड़ सामंत होते थे वो राज दरबार में सबसे आगे राजा के दाएं और बाएं ओर बैठते थे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने गनाया सामंत के बारे में जाना था। ठीक है, तो जिस तरह का सामंत होता था, जिस तरह का उसकी पद होती थी, जो उसकी राज दरबार में प्रतिष्ठा होती थी, उसी के हिसाब से उसको क्या मिलता था, सम्मान मिलता था। ठीक है, आगे देखिए, जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे, प्रथम श्रेणी जिसमें राजकुमार आते थे या राजा से रक्त संबंध रखने वाले जो सामंत होते थे उन्हें राजवी सामंत कहा जाता था, और इन्हें ही प्रथम श्रेणी के सामंत कहा जाता था। सरदार सामंतों को भी प्रथम श्रेणी के सामंत ही कहा जाता था। देखिए, जब प्रथम श्रेणी के सामंत की मृत्यु होती थी तो उनकी मृत्यु पर क्या रखा जाता था, राजकीय अवकाश रखा जाता था। उस दिन कोई भी कार्य नहीं होता था, अवकाश रखा जाता था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या विशेष अधिकार इनको मिला हुआ था कि जब ये सामंत दरबार में आते थे तो जब ये वापस जाते थे, मतलब दरबार से लौटते वक्त इन्हें राजा से सिरों पाव लेने का अधिकार था। सिरों पाव से मतलब है सिर से लेकर पांव तक राजा इन्हें गहने हैं, आभूषण है, वस्त्र इत्यादि देता था। ये लेना इनका क्या था, अधिकार था। ठीक है, तो इस तरह ये हम लोगों ने जाना कि सामंतों को कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन सामंतों को विशेष अधिकार ही नहीं मिले थे, इनसे क्या है, राजा सेवाएं भी लेता था। तो अब हम चर्चा करेंगे सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं। ठीक है, अब देखिए, जब इन राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी तो इन सामंतों को अपनी हैसियत अपनी श्रेणी के अनुसार राजा को सेवाएं देना जरूरी हो गया था। ठीक है, राजा इनकी श्रेणी के हिसाब से इनसे क्या लेता था, सेवाएं लेता था। अब हम जानेंगे कि राजा सामंतों से कौन कौन सी सेवाएं लेता था। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वो है सैनिक सेवा। देखिए, सामंत प्रथा के प्रारंभिक चरण में सैनिक सेवा देना किसी भी सामंत को क्या था, आवश्यक नहीं था, लेकिन बाद में विभिन्न
देशी रियासतों में सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवाओं का क्या कर दिया, मापदंड निर्धारित कर दिया। देखिए हम लोगों ने जाना था कि राजपूत राजाओं के पास अपनी सेना नहीं होती थी और जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, जरूरत के वक्त वो अपने सामंतों की सेना पर क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। और इन सामंतों से सैनिक सेवा कैसे ली जाती थी, उसका अलग अलग मापदंड निर्धारित किया गया था। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि मारवाड़ में जैसे राजा ने जो जागीर दी है, मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं, अगर राजा से प्राप्त जागीर से अगर उस सामंत को 1000 रुपए वार्षिक आय हो रही है तो वो सामंत एक घुड़सवार देगा। अगर 2000 हो रही है तो 2 घुड़सवार, ठीक है। और 500 रुपए की वार्षिक आय पर एक पैदल सैनिक सेवा देना अनिवार्य होता था, ठीक है। अब देखिए अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर से सामंतों से कितनी सेवा ली जानी है, इसका कोई मापदंड निर्धारित नहीं था। जितनी राजा को आवश्यकता होती थी राजा उन सामंतों को ऑर्डर दे सकता था, ठीक है। और जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर के सामंतों को सैनिक सेवा देना अनिवार्य नहीं था, जबकि बीकानेर के सामंतों के लिए सैनिक सेवा देना अनिवार्य था और उसका कोई निर्धारित मापदंड भी नहीं था, ठीक है। तो राजा लोग अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए अपने सामंतों पर निर्भर थे। तो सामंतों से महत्वपूर्ण सेवा ली जाती थी वो थी सैन्य सेवा, ठीक है। अब दूसरी सेवा की अगर हम बात करते हैं तो दरबार में उपस्थिति। देखिए होली, दिवाली आदि त्योहारों पर जब ये सामंत क्या होते थे, दरबार में उपस्थित होते थे। अब जब ये दरबार में उपस्थित होते थे तो इनको बहुत सारे उपहार लेकर आना पड़ता था। राजा के लिए बहुत कीमती कीमती उपहार लेकर ये दरबार में उपस्थित होते थे। इनकी उपस्थिति क्या थी, आवश्यक थी, ठीक है। अगली जो सेवा थी वो थी हरम की देखभाल। देखिए हरम से तात्पर्य क्या है, निवास, जहाँ राजा की रानियां निवास करती थी। देखिए जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो आप लोगों को पता है कि राजा लोग युद्ध के लिए लंबी लंबी दूरियों पर जाते थे, शिविर लगा के रखते थे और शत्रु के आक्रमण का इंतजार करते थे। आमने सामने शिविर लगे रहते थे तो राजा काफी लंबे समय तक दरबार में नहीं आते थे। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो ऐसी स्थिति में सामंत जो लोग होते थे वही हरम की देखभाल करते थे। हरम से तात्पर्य निवास से है। राजा की रानियों की अगर कोई भी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कौन करते थे, ये सामंत लोग ही करते थे। अब देखिए अगली जो सेवा है वो है उत्तराधिकार शुल्क। देखिए जब नया जागीरदार गद्दी पर बैठता था, एक सामंत के मरने के पश्चात उसका जब पुत्र गद्दी पर बैठता था या नए जागीरदार बनने पर उसे ठिकाने को उत्तराधिकार शुल्क देना होता था। जैसे एक जागीरदार मर गया तो उसके मरने के पश्चात जो भी उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता था तो उसको राजा को क्या देना होता था, उत्तराधिकार शुल्क अदा करना होता था। देखिए कई बार उत्तराधिकार शुल्क पे छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसी उत्तराधिकार शुल्क को कैद खालसा भी बोला जाता है, तलवार बंधाई शुल्क भी इसी शुल्क को कहा जाता है, ठीक है। नया जागीरदार बनने पर ये शुल्क अदा करना होता था, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना। आगे कल की क्लास में हम सामंत प्रथा के गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।